तो भाई फाइनली 3.5 साल के बाद आज जर्मनी में मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने जा रहा है। मैं पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब से गायब था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने मास्टर्स के थीसिस पे काम कर रहा था। फाइनली थीसिस कंप्लीट हो चुका है, मुझे सिर्फ सबमिट करवाना है। तो चलिए चलते हैं अपने मास्टर्स का थीसिस सबमिट करवाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जर्मनी में मास्टर्स करने का एक्सपीरियंस मेरा किस तरह का रहा, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगीं, क्या चीज़ें मुश्किल लगीं, और जो स्टूडेंट्स जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई जर्मनी में मास्टर्स होता है 2 साल का, लेकिन इसको कंप्लीट करने में मुझे 3.5 साल लग गए। क्यों लगा मुझे इतना अरसा? क्या नॉर्मली जर्मनी में इतना ही टाइम लग जाता है मास्टर्स करने में, या मैं ही सुस्त हूँ? ये बेसिकली एक ऐसा सरप्राइज़ है स्टूडेंट्स को सबसे पहले जर्मनी में आने के बाद मिलता है। वो अपनी कैलकुलेशन इस तरह से करके आते हैं कि यार 2 साल में मास्टर्स हो जाएगा, उसके बाद हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन जब जर्मनी में आते हैं तो पता चलता है कि भाई मास्टर्स तो 2 साल में कंप्लीट हो ही नहीं रहा, वो तो ले रहा है 3 साल 3.5 साल। क्यों होता है ऐसा? और इससे अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कोर्सेज़ आसान हैं मुश्किल हैं, टीचर्स किस तरह के होते हैं, इन्वायरमेंट किस तरह का है ओवरऑल जर्मनी का स्टडीज़ के लिहाज से। तो ये चीज़ें हैं वो जो आज मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ। बिल्कुल अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जो मुझे लगा, जो चीज़ें अच्छी लगी बुरी लगी एज़ इट इज़ वैसे ही बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अपना माइंड बना सकें कि जर्मनी आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। आई फ़ील लाइक कि ये वीडियो बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम यूट्यूबर्स ना जर्मनी को बहुत अच्छा बना करके पेश करते हैं सबके सामने। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब एक स्टूडेंट नया आता है जर्मनी में, वो आकर चैलेंजेस जब फेस करता है, वो उसको नेगेटिव चीज़ें भी जब दिखती हैं तो वो बोलता है भाई हमें तो यूट्यूब पर सब कुछ अच्छा बताया गया था, यहाँ पर तो ये भी चैलेंजेस हैं। तो आई फ़ील लाइक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर के एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें बताऊं। चैलेंजेस जो आए हैं मुझे अपने मास्टर्स के दौरान वो भी डिस्कस करूं, ताकि एक क्लियर पिक्चर हो आपके पास, तो आप लोग बेहतर ये डिसीजन ले सकें कि जर्मनी आपके लिए सही है या नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है कि मुझे यूनिवर्सिटी का अपना चक्कर लगाना है एक, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का कार्ड जो है वो एक्सपायर हुआ था लास्ट सेमेस्टर ही। इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, मेरा थीसिस जो था वो ऑनलाइन था, तो ये कार्ड मैंने रिन्यू करवाया ही नहीं। तो एक आखिरी दफ़ा इस कार्ड को रिन्यू करवा लेते हैं ताकि इस सेमेस्टर की डेट इस पर आ जाए। ऑल्दो इसकी अब आगे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कार्ड की, क्योंकि मेरा थीसिस ख़त्म हो चुका है, मास्टर्स ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इस कार्ड को अप टू डेट रखने के लिए हम इसको एक बार रिन्यू करवा लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी चलते हैं, बाकी की बातें जो हैं वो फिर यूनिवर्सिटी जाके ही करते हैं। तो भाई बस का वेट हो रहा है। एक तो यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, सुबह से धूप निकली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अच्छा मौसम है बाहर जाके वीडियो बनाने का, लेकिन अब अचानक से बादल आ चुके हैं। लेट्स होप कि बारिश ना हो, वरना हमें कहीं इंडोर बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भाई ये है मेरी यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज सैटरडे है तो स्टूडेंट्स तो कुछ होंगे नहीं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो खुली होगी, तो हमारा कार्ड रिन्यू हो जाएगा और हमें उसी से मतलब है। तो भाई मेरा कार्ड रिन्यू हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मास्टर्स के एक्सपीरियंस को, शुरू से डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, जो फेजेज़ आए इस पूरे डिग्री के दौरान, हर फेज़ को डिस्कस करते हैं, शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो भाई ये बात है अप्रैल 2021 की। मैं वो बंदा हूँ जिसने कभी पाकिस्तान से बाहर कदम ही नहीं रखा था, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, किस तरह से होता है। मैं जहाज़ में पहली दफ़ा तब बैठा था जब मुझे जर्मनी आना था।
तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें चलती हैं, एकोमोडेशन किस तरह से लेनी है, जहाज़ में जाने के लिए मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वहाँ पे एयरपोर्ट में मेरे साथ मेरा एक दोस्त फ़्लाई कर रहा था, मुज़म्मिल। उस बंदे ने मुझे बहुत हेल्प की शुरू से आखिर तक। हेलो। सपना पूरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब उसी ने एकोमोडेशन ढूंढी, उसी ने सब कुछ किया, टिकट्स भी उसने ढूंढी, टिकट्स भी उसने करवाई। मैं बस बिल्कुल ना उसके साथ साथ लग के जो जो वो करता जा रहा था, मैं वो साथ साथ करता जा रहा था उसके पीछे पीछे। तो उस बंदे ने मुझे बहुत हेल्प की। तो ऐसा करते हैं कि मुज़म्मिल का अब नाम आ ही गया है, तो मुज़म्मिल के पास चलते हैं। मुज़म्मिल से आप लोगों को मिलवाता हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक हिम कि उसने मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत हेल्प की। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं बहुत मसलों में घिर जाता और मुझे पता ही नहीं होता है क्या चीज़ किस तरह से करनी है। तो हम मुज़म्मिल के पास चलते हैं, उसको थोड़ा सा तंग करते हैं और फिर चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। तो भाई वाइल वी आर इन यूनिवर्सिटी हम डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी की वाइब कैसी रही। मतलब हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि एक हीरो जा रहा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उसके इंटरनेशनल दोस्त बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, कैफ़ेटेरिया में हल्ला गुल्ला हो रहा है, मौज मस्तियाँ हो रही हैं, पार्टीज़ हो रही हैं। तो आई हैव टू डिसअपॉइंट यू हेयर कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर हमारी क्लास में कोई एक जर्मन स्टूडेंट भी नहीं था। मतलब इंटरनेशनल्स के नाम पे आप अपने लेफ़्ट राइट देखोगे क्लास में तो आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और थोड़े बहुत कोरियन, दैट्स इट। हमारी क्लास में कोई एक जर्मन स्टूडेंट भी नहीं था। तो मतलब वो जो आप सोच कर आते हो ना यार, एक जा रहे हैं इंटरनेशनल माहौल मिलेगा, कैफ़ेटेरिया में चिल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, तो वो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। मतलब स्टूडेंट्स आते थे सारे, क्लास लेते थे और क्लास के बाद ऐसे गायब, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को सोना है जाके रूम में, ऐसे गायब हो जाते थे जैसे कोई यहाँ पे मतलब है ही नहीं यूनिवर्सिटी। हाँ पार्टीज़ वगैरह होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, आप वो पार्टीज़ में जा सकते हो, लेकिन वो पार्टीज़ के अलावा जो एक वाइब होती है यूनिवर्सिटी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली। बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द यूनिवर्सिटी इज़ कि यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं, यहाँ पर अलग से बिल्डिंग है हमारी यूनिवर्सिटी में जिसमें स्पोर्ट्स के कोर्सेज़ होते हैं, आप उनमें रजिस्टर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बैडमिंटन, किक बॉक्सिंग, डांस और इस तरह के टेनिस, उस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। तो वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने यहाँ पर बैडमिंटन में इनरोल किया, मैंने किक बॉक्सिंग में इनरोल किया, मैंने यहाँ पे स्विमिंग सीखी। पाकिस्तान से मुझे स्विमिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो यहाँ पर आकर के पहली दफ़ा मैंने स्विमिंग सीखी। इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने सिखाई स्विमिंग किस तरह सीखते हैं, बेसिक टेक्निक्स एंड ऑल स्टफ़। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जब आओ तो ये स्पोर्ट्स के जो कोर्सेज़ हैं इनमें आप इनरोल करो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्काउंट होता है, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज़ होते हैं, तो आपके पास ये एक्टिविटी भी हो जाती है और आपकी स्किल्स भी इन्हेंस होती हैं। वो स्पोर्ट्स वाला सिस्टम जो था ये बहुत अच्छा था एंड आई रियली लाइक दैट। तो भाई अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल वाइब जो थी वो यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिल सकी, लेकिन एक और जगह थी जहाँ पर हमने सारी कसरें पूरी कर दी और वो था मेरा हॉस्टल। हॉस्टल की लाइफ वाज अमेजिंग। मैं तकरीबन 2 साल रहा हूँ हॉस्टल में, 2.5 साल। तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कर ली। वहाँ पे हमारे दोस्त भी बने, हमने इटालियन से पास्ता बनाना सीखा और उनको हमने चाय बनानी सिखाई। उनको चाय की हमने ऐसी लत लगा दी थी कि वो रोज़ शाम में आके ना किचन में तैयार बैठे होते थे कि भाई चाय बनने वाली है। It's my favorite breakfast. Chai, like the most delicious chai tea I ever had in my life. तो चलते हैं हॉस्टल। आपको हॉस्टल दिखाता हूँ अपना बाहर से, क्योंकि अब मेरे पास चाबी तो होगी नहीं क्योंकि मैं छोड़ दिया है। तो आपको बाहर से हॉस्टल दिखाता हूँ और फिर हॉस्टल की सारी बातें बताता हूँ। तो भाई ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये था मेरा हॉस्टल। जब मैं फ्रैंकफर्ट में पहली दफ़ा आया था तो यहाँ पर मुझे रूम मिला था। इस हॉस्टल से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। शुरू की सारी परेशानियाँ, फिर बाद में फ़न, एन्जॉयमेंट, हर चीज़ यहाँ पर हुई है। शुरू के 2.5 साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी यहीं पर स्टार्ट किया। 3rd फ्लोर पे मेरा रूम होता था। तो शुरू के 2 हफ़्ते तो आपको पता है मैं मुज़म्मिल के पास रुका था दूसरे सिटी में, क्योंकि मुज़म्मिल की यूनिवर्सिटी थी दूसरे सिटी में और मेरी यूनिवर्सिटी थी फ्रैंकफर्ट में। के बाद 2 हफ़्ते के बाद जब मैं यहाँ पर फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हुआ तो कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। ये मेरा हॉस्टल था। पहली दफ़ा यहाँ पर आया तो अजीब, एक ना बिल्कुल सब कुछ नया नया लग रहा था। और ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किन लोगों से दोस्ती बनाते हो, किस तरह का फ्रेंड सर्कल रखते हो। मेरी सबसे बड़ी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि जब भी जर्मनी में आकर के आप दोस्त बनाने लगो ना, लोगों से बात करने लगो, तो आप बहुत सोच समझ के अपने दोस्त बनाइएगा, क्योंकि जिस तरह के आप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना
उसी तरह के आप हो जाओगे। तो मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जो कि काबिल थे, लेकिन उनका ग्रुप इस तरह का था कि ना उन्होंने कुछ किया, और उनके साथ रह कर के क्योंकि कंफर्टेबल हो जाते हो आप, तो आपने भी कुछ नहीं किया। तो ये माइंडसेट इस तरह का बन जाता है कि यार जर्मनी में फ़ील्ड की जॉब लगनी नहीं है, बस ऑड जॉब्स ही करते रहो और अपना ये ख़र्चा पूरा करते रहो। तो क्योंकि उस ग्रुप में किसी की फ़ील्ड की जॉब नहीं थी, वो जो बंदे थे जो कुछ करना चाह रहे थे उन्होंने भी नहीं कुछ ज़्यादा अप्लाई किया, तो वो भी कंफर्टेबल हो गए। तो आपने ऐसे दोस्त बनाने हैं, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है कि जो कुछ करने वाले हों, जो इंटेलिजेंट हो, जो टाइम ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें हमेशा। तो उनके साथ आप रहोगे ना, तो आपको भी एक मोटिवेशन होगी कुछ ना कुछ करने की। तो भाई इस हॉस्टल में वो आप देख रहे हो तीसरा फ्लोर, वो तीसरा फ्लोर मेरा होता था, और अक्सर मैं इसी बालकनी में आकर के यहाँ पर हम चाय पी रहे होते थे, बात कर रहे होते थे दोस्त आपस में, और ऐसे बाहर का नज़ारा ले रहे होते थे। अगर आप मेरी एक पुरानी वीडियो देखोगे तो यही थर्ड फ्लोर की बालकनी थी जहाँ पर खड़े होकर वो मैंने शूट की थी। बहुत मेमोरीज़ है यहाँ पर, जब भी आता हूँ कोई ना कोई दोस्त पुराना मिल जाता है। सो मीट माई फ्रेंड इम्तियाज़। Hello. How are you after a I'm long fine. time? It's a sudden meet. You can call me. It's a sudden meeting. So when I was in this hostel, so Imtiaz used to come here and we used to enjoy tea. But it's been, let's say, an year, right? A year, yeah. It's been an year we haven't met. I really miss this place, this gathering. Yeah, we all miss this gathering. Yeah. Imtiaz was one of the guy, very helping, very intelligent. You also. Yeah, nice to meet you guys. Where are you going? I'm going to the playground to meet with my friends. Okay, man. And see you. Enjoy. I will continue making video Okay. and talk to you later. We'll be here few hours. No, I will go to Muzammil in like half an hour. Okay. Then see you. ओके बाय बाय। तो भाई जब मैं पहली दफ़ा आया इस हॉस्टल में, तो आपको पता नहीं होता किस तरह के लोग हैं, क्या सीन है। तो मैं जिन लोगों से मिला शुरू में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी डीमोटिवेट किया। मतलब एक बंदा ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है, वो नया नया आया है जर्मनी, उसको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और आकर के अगर आप उससे इस तरह की बातें करें कि यार क्यों आ गए जर्मनी में कुछ नहीं रखा हुआ, हम भी देखो इतने सालों से जर्मनी में हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, परेशानियाँ हैं, आप घर वालों से नहीं मिल सकते, खुशी कमी में वापस घर नहीं जा सकते। जब आप नए नए होते हो ना, आपको ऑलरेडी घर वालों की बहुत याद आ रही होती है, आपका दिल बहुत नरम हुआ होता है, बहुत कमज़ोर हुआ होता है, आप लोनलीनेस फ़ील कर रहे होते हो, क्योंकि आप अपना कल्चर, अपने दोस्त यार, अपने घर वाले सब छोड़ कर आए होते हो जर्मनी में। और अगर ऐसे में कोई आपसे इस तरह की बात करे कि यार क्यों आ गए हो जर्मनी, हम भी आकर के यहाँ पे फंस चुके हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते, तो आपका दिल और ख़राब हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप घर वालों को इतना पैसा लगा कर के आए हो, वापस जाना तो ऑप्शन ही नहीं है। कि क्या मुंह दिखाओगे वापस जाकर कि भाई घर वालों ने इतना पैसा लगा के भेजा और जो लड़का है जनाब वो वापस आ गया, और क्या रीज़न वापस लेकर आया कि मेरा दिल नहीं लग रहा है जर्मनी में। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता ना कि इस तरह वापस चले जाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों से बात करो वो लोग मोटिवेटेड हों, वो लोग आपको तसल्ली दें। ख़ास तौर पर जो जितने भी सीनियर्स हैं ना, उन सबसे मेरी गुजारिश यही है कि भाई जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको तसल्ली दें। हाँ, सबको पता है यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उनको तसल्ली दोगे, मोटिवेट करोगे, तो वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आते ही अगर आप उनको डीमोटिवेट करोगे, खैर इस तरह की कुछ बातें हुई, तो वापस रूम में ऊपर जा कर के मैं तो रोने ही लग गया कि यार ये कहाँ आ गया, मैंने सही फ़ैसला किया भी या नहीं, ये क्या होगा, अब आगे कैसे चलेंगी चीज़ें। तो ना काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल है, और आपको डिप्रेशन होता है जब आप जर्मनी में आते हो। शुरू में कुछ महीने आपको डिप्रेशन होता है, दिस इज़ नॉर्मल। आप सब कुछ छोड़ कर आए हो, नई सोसाइटी है, इनके अपने तौर तरीक़े हैं, आपको अपने दोस्त नहीं मिल रहे, आप इतने लोग आसपास देखते हो, अभी भी आप इतने सारे लोग हैं, आप इतने लोग आसपास देखते हो, लेकिन आपको अपना अपना फ़ील नहीं होता। आपको सब लगता है कि यार ये सब गैर लोग हैं और मैं कोई अकेला बीच में आ गया हूँ। दिस इज़ टोटली नॉर्मल। और इस डिप्रेशन का शिकार होकर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, अब वो पाकिस्तान तो चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद फिर 2-3 महीनों बाद वही उनका दिमाग दोबारा ठिकाने में आता है कि भाई जिस चीज़ से बचकर हम जर्मनी गए थे, अपनी लाइफ बेहतर करने गए थे ना, अपने घर वालों की, तो जो चीज़ हम जर्मनी करने गए थे वो छोड़कर हम वापस आ गए और वापस उसी चीज़ में फंस गए, तो फिर वो बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो शुरू के 3-4 महीने आपने थोड़े से गुजार लेने हैं मुश्किल से, उसके बाद आसानियाँ आ जाएंगी। तो ऐसे में एक यहाँ पर मुझे सीनियर मिला जिसका मैं नाम देना चाहूँगा जाहिद। ही हेल्प मी अ लॉट। वो मुझे बाहर वॉक पे लेके चला जाता था। उसको पता था कि भाई मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, मतलब मुझे बुरा लग रहा है और मैं बिल्कुल डिप्रेस हो चुका हूँ, तो वो मुझे बाहर वॉक पे लेके जाता था। वो मुझे समझाता था कि यार शुरू के दिन मुश्किल हैं, सब सही हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उस बंदे ने बहुत हेल्प की। सो बी लाइक जाहिद। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको हेल्प करें, और जो बंदा आपको मुश्किल फ़ेज़ में आपका काम आता है ना, वो आपको बंदा हमेशा याद रह जाता है। तो वो जाहिद का मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा
कि उसने मुझे उस चीज़ में हेल्प की। और बाकी जहाँ तक हॉस्टल की बात है, इस हॉस्टल में बहुत इन्जॉयमेंट हुई। मैं देखता हूँ कि कोई बंदा अगर आके ये मेन डोर ओपन करता है तो मैं अंदर जा कर के आपको 3rd फ्लोर पे दिखाता हूँ हमारा किचन। वहाँ पे अभी भी हमारी पिक्चर्स लगी होंगी, सब कुछ होगा। इस हॉस्टल में पार्टीज़ वगैरह इतनी होती थी कि हर वीकेंड पे ना आपको डिस्को लाइट्स दिख रही होती थी किचन से। तो 4th फ्लोर, हमारा 3rd फ्लोर था, 4th फ्लोर पे पार्टीज़ होती थी बहुत सारी। जो जिसको पार्टी करनी होती थी वो 4th फ्लोर पे चला जाता था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ का। थैंक यू। तो भाई ये था हमारा किचन। अभी एक स्टूडेंट अंदर आ रहा था हॉस्टल के, तो मैं उसके साथ ही अंदर आ गया क्योंकि मेरे पास कीज़ नहीं है। यहाँ पर इस किचन में हम काफ़ी इन्जॉय करते थे, यहीं पे खाना पकाते थे, सब शाम में यहीं पे बैठ जाते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। दीवार पर अब तक हमारी तस्वीरें लगी हुई हैं। लेट मी शो यू। ये हम गए थे वीसबाडन। दिस इज़ मी एंड ऑनतिम, दिस इज़ जाहिद और या दिस इज़ अस। और ये आप व्यू देखें हमारे हॉस्टल के बाहर का। तो ओवरऑल इस हॉस्टल में जब तक मैं रहा हूँ ना, तो आई इन्जॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया। हम घूमने फिरने जाते थे, दूसरे सिटीज़ में हम सारे मिल के जाते थे घूमने। लेकिन 1 साल हो गया मुझे यहाँ से, मैं मूव आउट हो गया हूँ। कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है। जिन जिन की पिक्चर्स लगी हुई हैं दीवार पे, कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं रहता। अब सब चले गए हैं, लेकिन पिक्चर्स हमारी अभी तक लगी हुई हैं। बाय बाय। तो भाई जर्मनी में जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो शुरू में एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ होता है। आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं, और एक तरह की पार्ट टाइम जॉब ये फूड डिलीवरी की भी है। टाइम फ्लाइज़। तो भाई वही हुआ जिसका डर था। बारिश होने लग गई है, तो अब हम कोई शेल्टर ढूंढते हैं। छतरी में लेकर नहीं आया, और यहाँ पर बारिश का पता नहीं चलता। अभी मौसम सही होता है और फ़ौरन से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी घर से निकलो, वेदर ज़रूर देख के निकलो कि बारिश की क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि कब कहाँ कैसे बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता। भाई इतनी बारिश तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ये तो तूफ़ानी बारिश होने लग गई। अब पता नहीं कब तक यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। खैर इस बारिश में तो छतरी भी काम नहीं करेगी। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कुछ सीरियस टॉपिक्स के हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन। तो जर्मनी में क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन कैसी है? भाई मुझसे बाद में मेरे दोस्तों ने यूके जाकर के मास्टर्स कंप्लीट कर लिया एक साल में, और मुझे यहाँ पे 3.5 साल लग गए। तो जर्मनी में क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन जो है वो बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको जल्दी मास्टर्स कंप्लीट करना है तो आपको यूके जाना चाहिए। 1 साल में मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको बस फ़ीस देनी है। आप प्रोजेक्ट्स भी बाहर से बनवाओ, जो मर्ज़ी करो, आपका मास्टर्स आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि जर्मनी में पढ़ाई जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पर ये आपसे फ़ीस तो नहीं लेते, लेकिन इन रिटर्न ये लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अपना 100% दोगे स्टडीज़ को। आप दिल लगा करके पढ़ोगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्स मुश्किल हैं, एग्ज़ाम्स इतने आसान नहीं हैं। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन जो है जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जर्मनी का जो ड्रॉप आउट रेट है वो तकरीबन 33% है। मतलब कि हर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है पढ़ने के लिए, वो डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता। दूसरी बात अब आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, कि भाई कहने को जर्मनी में मास्टर्स 2 साल का है, लेकिन क्या 2 साल में हर बंदा ये मास्टर्स कंप्लीट कर लेता है? तो ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि जर्मनी में 2 साल का मास्टर्स कहने के तो है, लेकिन क्योंकि आपको अपने साथ जॉब भी करनी है, आपको बाकी एक्सप्लोर भी करना है, घूमो फिरोगे भी, जाहिर सी बात है यूरोप आए हुए हो, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ 2 साल में मास्टर्स करना आसान नहीं होता। जैसे अगर मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, मेरी जो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ थे 17 कोर्सेज़ थे, एक प्रोजेक्ट और फिर थीसिस। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोशिश करता हूँ कि भाई 2 साल में मुझे अपने कोर्सेज़ सारे कंप्लीट करने हैं, मतलब 2 साल में मुझे अपनी डिग्री ख़त्म करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे हर सेमेस्टर में 6 कोर्स पास करने पड़ेंगे। तो 6 कोर्स पास करना एक सेमेस्टर में, ये जॉब के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपना माइंड बना के आइएगा कि जर्मनी में जो डिग्री है 2 साल में तो नहीं होती।
हाँ 3 साल 3.5 साल तो आपको लग जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली तो हो सकता है आप 2.5 साल में कर लें, लेकिन 2 साल में डिग्री निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई 2 साल में डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं करता और 3 साल में डिग्री कंप्लीट करता है तो क्या इसका कोई नुकसान भी है? तो कोई नुकसान नहीं है। आप 3 साल में करो, 3.5 साल में करो, इसका कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। आप अपना टाइम लो, आराम से जिस पेस से आप कर सकते हो अपनी डिग्री कंप्लीट, उस पेस से डिग्री कंप्लीट करो। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पर वो इतने आसान नहीं हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। क्या कोर्सेज़ पास करना यहाँ पर आसान है या मुश्किल है? तो ये डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर पर भी। कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे होते हैं जो कहते थे बस मेरी क्लासेस ले लें आप आकर और उसके बाद मुझे एक रिपोर्ट बना करके दे दें, मैं पास कर दूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोफ़ेसर्स तो ऐसे होते हैं भाई, वो चैलेंज करते हैं कि भाई पास करके बताओ। तो उनका ये रिकॉर्ड होता है कि उनका पहले दूसरे अटैम्प्ट में तो मुश्किल से ही कोई पास करता है, तीसरी अटैम्प्ट्स में पास होते हैं। और कुछ कोर्सेज़ तो हमारे ऐसे थे कि हम अल्लाह से दुआ मांगते थे, या अल्लाह सिर्फ पासिंग मार्क्स ही दे दे, मुझे कोई ग्रेड नहीं चाहिए इसमें। तो ऐसे भी कोर्स थे। तो हर डिग्री में कुछ 3-4 कोर्स ऐसे होते हैं और 1-2 प्रोफ़ेसर ऐसे होते हैं जो कि फंसते हैं, वो इतनी आसानी से पास नहीं करते। तो अब कोई अगर जिस सेमेस्टर में वो मुश्किल वाले कोर्स आपको उठाने हैं तो आप मुश्किल से 1 या 2 कोर्स ही उठाएंगे, और जिस सेमेस्टर में आप ज़्यादा कोर्स उठाओगे ऑब्वियसली फिर वो थोड़े आसान वाले कोर्सेज़ उठाओगे। अच्छा, और पहले दिन से ही जाते हो ना आप क्लास में, तो टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर देता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप बैचलर्स में बहुत सी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो, वो उसके आगे से पढ़ाना शुरू करता है। कोई बैचलर्स का रीकैप नहीं होता कि भाई पहले हम आपको दोबारा बैचलर्स का रीकैप करवा दें फिर आप मास्टर्स पढ़ना शुरू करें। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बैचलर्स के बाद 2-2 3-3 साल का उनका गैप होता है, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, और वापस आके जब वो पहली क्लास में बैठते हैं मास्टर्स की, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं कि भाई ये किस टाइप का कोर्स आ गया। और यहाँ पे जो मैथ्स है वो मैथ्स समझ के पढ़ रहे होते हैं। भाई हमने कैलकुलस पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं अपने इंटर में और यूनिवर्सिटी में, हमने कभी समझ के नहीं पढ़ी। हमने हमेशा वो बस देखा अच्छा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसे ऐसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे के भाई वो भी बता रहे हैं कि ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका क्या काम है, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे है उस इंटीग्रेशन की, तो ये इस लेवल पे जाके पढ़ा रहे होते हैं। इस लेवल का यहाँ पे वो कोर्सेज़ होते हैं। तो आपको पढ़ने में तो पूरी मेहनत करनी है, बग़ैर पढ़े डिग्री नहीं निकलती। अगर आप बोलोगे कि यार बस थोड़ा बहुत रट्टा वट्टा आखिरी दिनों में मार के मैं एग्ज़ाम दे दूँ, तो वो पास नहीं होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, कोर्स निकालने के लिए आपको पहले दिन से ही उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि भाई बस पाकिस्तान से निकल जाएँ किसी तरह, बस मास्टर्स में एडमिशन ले लें, आगे जाके देखी जाएगी, तो भाई यहाँ पे आके नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर आके आपको मेहनत करनी है कोर्स पास करने के लिए। बग़ैर मेहनत के जिस तरह पाकिस्तान में डिग्रीज़ निकालते हैं ना अपनी, यहाँ पर नहीं निकलती। पाकिस्तान में तो हम ऐसे करते हैं आखिर में 2 हफ्ते पढ़ के जो भी है करके हमने एग्ज़ाम दे दिया और पास हो गए। यहाँ पर नहीं हो सकता ऐसा पास। तो आपको पहले दिन से ही पूरा टाइम देना है। और जब इतने मुश्किल कोर्स हैं और इतने सारे कोर्सेज़ हैं और फिर आपको साथ जॉब भी करनी है, मतलब हाफ़ पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हो, वीक में 2.5 दिन आप जॉब कर रहे हो, 2.5 दिन यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, और फिर वीकेंड आपको अपने लिए भी चाहिए, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, 2 साल में डिग्री नहीं निकलती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई कोई फ़ायदा है क्या 2 साल में डिग्री करने का? क्या 2 साल में डिग्री करनी चाहिए या सुकून से करनी चाहिए? तो जैसे मैंने पहले बोला भाई अपने पेस पे लेके चलें। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि काफ़ी स्टूडेंट ये भी चालाकी करते हैं कि वो मुश्किल कोर्स निकाल करके, जैसे 17 अगर कोर्सेज़ हैं मेरे केस में, तो वो क्या करते हैं 14-15 कोर्सेज़ निकाल लेंगे, 2-3 आसान कोर्सेज़ ना बचा के रखेंगे। तो वो अपनी डिग्री ख़त्म होने से पहले ही फ़ुल टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए, और जैसे ही फ़ुल टाइम जॉब उनको मिलती है तो फिर वो अपने 1-2 कोर्सेज़ पास करके और फिर थीसिस करके तो फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट इसलिए भी अपनी डिग्री को थोड़ा सा खींचते हैं कि उनको जॉब पहले मिल जाए। वरना क्या होगा कि मास्टर्स जब ख़त्म होगा उसके बाद आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए बेसिकली अप्लाई करोगे, आपको 1.5 साल का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, उसमें आप फिर जॉब ढूंढोगे। तो वो कहते हैं कि अब क्या जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करें, पहले ही फ़ुल टाइम जॉब ढूंढ लें, उसके बाद हम अपनी डिग्री ख़त्म करें। और यहाँ पर इतना मसला नहीं होता, 3-3.5 साल अगर आप अपनी डिग्री को मास्टर्स के लिए खींचते हो तो कोई मसला नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि टीचर्स कैसे हैं? भाई यहाँ पर टीचर्स जो है ना वो पूरी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, क्लास में आकर ना वो आपको 100% देंगे। अच्छा, यहाँ पे टीचर्स का पर्सपेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ने के लिए आया है ना, अपना टाइम निकाल करके आया है, अपनी बाकी चीज़ें छोड़ करके पढ़ने के लिए आया है, तो वो वाकई पढ़ने के लिए आया है। और जर्मन्स होते भी ऐसे हैं, जर्मन अगर किसी चीज़ को अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो वो दिल से टाइम दे रहे हैं, उसको सीखने के लिए टाइम दे रहे हैं। अब हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं
कि हम तो मास्टर्स इसलिए नॉर्मली करने के लिए आ रहे होते हैं जर्मनी में क्योंकि हमें पाकिस्तान से निकलना है, ठीक है, और हमें एक फ़्यूचर बनाना है, तो मास्टर्स का तो हम सहारा ले रहे होते हैं। तो हमारी वो मोटिवेशन नहीं होती कि यार हमने इसको समझ के पढ़ना है, हमारी मोटिवेशन होती है बस किसी तरह ये कोर्स निकल जाए। तो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं पूरी दिलो जान से, मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं टीचर्स, और वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इन रिटर्न आप वो चीज़ समझोगे। लेकिन हम लोग अक्सर डंडियाँ मारते हैं, जिसकी वजह से कुछ टीचर्स जो यहाँ पर हैं, जो कि पहले बहुत लीनियंट थे हमारी यूनिवर्सिटी में, वो इतने लीनियंट थे कि वो कोई अटेंडेंस नहीं लेते थे क्लास में, ठीक है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अटेंडेंस नहीं लेते थे। उनको ये था कि अगर चलो कोई स्टूडेंट नहीं आया तो उसका कोई मसला हो गया होगा, मैं उसको ना प्रेशराइज़ नहीं करूँगा, क्लास लो ही लो। लेकिन अब ऐसा था तो कोई स्टूडेंट जाता ही नहीं था क्लास में। क्लास में अगर 40 लोग इनरोल हुए हैं तो 5, 6 या 10 लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग हैं ही नहीं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स को ये समझ आना शुरू हो गया है कि भाई जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी मोटिवेशन पढ़ने की नहीं है। अब वो अटेंडेंस भी लेने लग गए हैं, वो अब लैब्स जो होती हैं उसमें भी अब वो टास्क देने लग गए हैं। वरना क्या होता था, लैब सिर्फ आप अटेंड कर लो, दैट्स इट। अब बोलते हैं लैब अटेंड करोगे तो अब जो मैंने पढ़ाया है उसका टास्क भी, असाइनमेंट भी बना कर दोगे। तो टीचर्स भी टफ़ होने लग गए हैं, उसमें कुछ हमारी गलतियाँ भी हैं। तो आपने मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि यहाँ पर टाइम देना है आपको। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो ख़ुद मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भी आप कमाओगे वो आपके ही जेब में जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो इतना कमा लेते हैं कि वो अपने यहाँ पे एक्सपेंस भी उठा लेते हैं और थोड़े बहुत पैसे सेव भी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप शुरू में आओगे तो आपको जॉब्स लेने में चैलेंजेस ज़रूर फ़ेस होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई चैलेंज फ़ेस नहीं हुआ जॉब ढूँढने में। कभी भी सब चीज़ें स्मूथली होती रही, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं जॉब लेने के लिए। तो उसमें आपने क्या टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने ऑफ़ कोर्स अप्लाई करते रहना है, रिजेक्शंस आपको आएंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं, जॉब वैली, ज़ेन जॉब, स्टडी टेम्प, इस तरह करके वेबसाइट्स हैं, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। आप फूड डिलीवरी की जॉब्स के लिए अप्लाई करें। जब आपकी जॉब लग जाएगी पार्ट टाइम तो आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद ही कवर करना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है भाई। अब एट द एंड अगर कोई मुझसे पूछे कि वो मुझे 3.5 साल वापस पीछे भेजें और पाकिस्तान में मैं हूँ, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहा था, कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, तो मैं ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा था, यूके भी देख रहा था, जर्मनी और इस तरह के और भी मुल्क देख रहा था कि कहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और अगर वापस मैं उसी पोजीशन में हूँ और मैं दोबारा देख रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़, तो क्या मैं जर्मनी को दोबारा चूज़ करूँगा या मैं कोई और कंट्री को प्रेफर करूँगा? तो उसका जवाब ये है कि आई विल चूज़ जर्मनी अगेन, क्योंकि जर्मनी में जो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ़ लाइफ है, यहाँ पर मैंने पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, जो स्पोर्ट्स की फ़ैसिलिटीज़ हैं, तो एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारी है। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, स्टडीज़ भी हुई हैं, मेहनत ज़रूर करनी पड़ी है, आसान नहीं था कुछ भी, और आसान किसी मुल्क में भी नहीं है। हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जर्मनी में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। ऑफ़ कोर्स मेहनत की है, मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन एट द एंड इट वाज़ वर्थ इट। अगर मैं वापस पाकिस्तान में हूँ अभी और मैं दोबारा चूज़ कर रहा हूँ कंट्रीज़, तो ऑफ़ कोर्स मैं जर्मनी को दोबारा ज़रूर चूज़ करूँगा। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं भी रहता, तो उनको थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहिए ख़ुद को कि अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो उसमें उन्होंने गलती कहाँ की है। क्योंकि अगर ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो थोड़ी सी इवैल्यूएशन करनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर निकल कर लोगों से मिलते नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं करते, कनेक्शंस नहीं बनाते, तो फिर उनको जॉब लेने में मसला होता है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिली या जॉब नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा इवैल्यूएट करें कि कहीं आप अकेले अकेले तो नहीं रह रहे अपनी ज़िंदगी में, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट करोगे, सीनियर से कनेक्ट करोगे, घुलोगे मिलोगे, एक्टिविटीज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का भी, और आपको जॉब लेने में भी आसानी होगी। अगर आप अपने रूम में ही रह रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं, लोगों से नहीं मिल रहे, तो ऑफ़ कोर्स आपको फिर हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी हर्डल्स आएंगी, आपको जॉब लेने में मुश्किलात आएंगी और बाकी चैलेंजेस भी आएंगे। तो एट द एंड अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। स्टडीज़ आसान नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको, जॉब लेने में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, लोनलीनेस भी फ़ील हो सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों को आपने हैंडल करना है, इन सब चीज़ों से आपने बाहर निकलना है, तभी जा कर के आप उस मुकाम पर पहुँचोगे कि जिसके लिए आप पाकिस्तान से आ रहे हो। ठीक है, एक गोल लेकर के आ रहे हो तो उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बग़ैर मेहनत के वो गोल अचीव नहीं होगा। अगर इतना ही आसान होता तो हर बंदा कर रहा होता। तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग। तो एट द एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर आओ, मोटिवेटेड रहो, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन एट द एंड इट्स वर्थ इट।
तो भाई बारिश होना स्टार्ट हो गई है और मेरा पूरा कैमरा भीग चुका है, लेकिन हम फिर भी वीडियो बनाएंगे। अब हम यहाँ वेट करेंगे, बारिश थोड़ी कम होगी तो मुजम्मिल भाई के पास जाएंगे। भाई ये बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही, लेकिन थोड़ी सी हल्की ज़रूर हुई है, तो हम भाग जाते हैं इससे पहले कि दोबारा तेज़ हो जाए। सो भागो। तो भाई फाइनली मुजम्मिल भाई के घर पहुंच चुके हैं, कॉल करते हैं उनको, ज़रा तंग करें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो? नीचे आओ ज़रा। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, क्या कर रहे थे? बस कुछ नहीं, ग्रोसरी के लिए निकल रहा था। तो भाई ये रहे मुजम्मिल भाई। वीडियो बन रही। हाँ बिल्कुल वीडियो बन रही है। मुजम्मिल भाई को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। अच्छा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि जब मैं पहली दफ़ा आया था मुझे कुछ पता नहीं था, तो मुजम्मिल भाई जल्दी से बताएं वो 40 kg वाला क्या सीन था? 40 kg वाला अच्छा सीन था। आसिफ भाई का भी पहला ट्रैवल था, मेरा भी इतना कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं था। हाँ। हमें 40 kg अलाउ था, तो आसिफ भाई ने तुन के एक ही पेटी 40 kg की ले आए। मैं एयरपोर्ट पे से पूछ रहा हूँ कि भाई दूसरा सामान कहाँ है, कह रहा सब एक में ही है। मैंने कहा भाई ये तो खुलवा देंगे। भाई फिर उसमें हमें सीन खुलवा ये था कि मुझे ये था कि भाई 40 kg अलाउ है, मुझे ये नहीं पता था कि 40 kg एक ही बैग में नहीं लेके जा सकते। मैंने सारा एक बैग बनाया इतना बड़ा और मैं लेके पहुंच गया। शालीमार एक्सप्रेस समझी हुई थी। मुजम्मिल भाई आए 3 बैग लेकर ना, एक हैंड कैरी और 2 लगेज बैग, और मैं एक हैंड कैरी और एक बड़ा बैग। तो मुजम्मिल बोलता है कि दूसरा बैग कहाँ है? मैंने बोला कौन सा बैग? बोलता है तूने 40 kg एक में ही डाल दिया? मैंने बोला हाँ एक में ही डाल दिया। तो खैर अंदर उन्होंने खुलवाया, फिर एक बॉक्स वहीं से ख़रीदना पड़ा, फिर एक बॉक्स में डाला, तो बड़ी हैसल हुई थी। तो एक सजेशन मेरी ये है कि अगर आप आ रहे हैं जर्मनी तो एक से बेहतर है 2, आप 2 बंदे आएँ, ठीक है, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। मेरे केस में मुजम्मिल भाई थे, आपके केस में कोई और आपका दोस्त हो सकता है, उसको साथ लेकर आएँ तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। बाय बाय बोल दो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।